कंटिन्यू करूं, चंद पॉइंट्स रखते हैं। तो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू। ठीक है, आपकी इजाजत है? मैम प्लीज इट्स जी एन मैम, ऑनर। प्लीज प्लीज। जी जी। चंद पॉइंट्स और थे जो मैं आप लोगों से आपके सामने गुजारिशात कुछ करना चाह रही थी। एक तो ये है, जैसे मैंने बताया कि बड़ा अच्छा जबरदस्त डॉक्टर गुलाम गौस ने और डॉक्टर अतीक ने जो अपनी प्रेजेंटेशंस दी, वो मेरे लिए बड़ा अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है। बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से दोनों हजरात ने जो है वो अपनी प्रेजेंटेशंस पेश की। क्योंकि मैंने कोई प्रेजेंटेशन नहीं तैयार की थी, इसलिए मैं कुछ वैसे ही ओरली जो है कुछ पॉइंट्स बताना चाह रही थी बजट के हवाले से। अब एक चीज है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी जो फोरकास्टिंग की गई है वो ये है कि एन एलोकेशन ऑफ अराउंड ₹1.1 ट्रिलियन जो है इसकी एलोकेशन होने जा रही है। और मेरा ख्याल है ये एक कमिटमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जो कि डिस्पाइट फिजिकल टाइटनिंग, तो ये तो एक अच्छी चीज है। और इसके अलावा प्रायोरिटाइजेशन ऑफ हाई इम्पैक्ट क्विक dispersal projects like in the energy sector, transport or digital infrastructure. I think they will be key to maximizing output multipliers, in my opinion. And also one thing which is very important is that the quality and the governance of public development projects, they remain a big concern. और ये अगर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स प्रोक्योरमेंट के लिहाज से, मॉनिटरिंग एंड एक्सिक्यूशन के लिहाज से, आई थिंक दे आर indispensable फॉर ट्रांसलेटिंग बजटरी एलोकेशंस इनटू टेंजिबल डेवलपमेंट आउटकम्स। क्योंकि ये हमेशा से हमारा मुल्क का मसला रहा है कि हम इस एरियाज में प्रोक्योरमेंट हो, मॉनिटरिंग हो या एक्सिक्यूशन हो, इसमें बड़े वीक रहे हैं। तो फिर वो डेवलपमेंट आउटकम्स जो है वो डिजायर्ड रिजल्ट्स हमें नहीं देते हैं। अच्छा, एक मैक्रो इकोनॉमिक अजम्पशन ये है कि विच आर द अंडरपिनिंग द बजट फोरकास्ट, दैट द इकोनॉमिक ग्रोथ एट 3.6% और इन्फ्लेशन 3.6%, और इन्फ्लेशन जो है वो 6.3 एट ए करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ US डॉलर्स 1.5 बिलियन। तो ये एक अजम्पशन तो है, लेकिन इस पे ये एक चीज और जो सबसे अहम है वो ये है कि ये जो प्रोजेक्शंस हैं, दे आर बेसिकली built upon expectations of policy continuity and also the exchange rate flexibility and the stable external financing, I suppose. तो लेकिन इसके माहिर तो हमारे डॉक्टर गुलाम गौस भी हैं, और जो है हमारे एक्सपर्ट्स और दूसरे भी शायद इसमें मौजूद होंगे। तो वो फिर इस चीज़ को ज़रा सही बता सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो किस हद तक कामयाब हो सकती है। क्योंकि मैं थोड़ा सा इस मामले में आई डोंट हैव एनी मच इन डेप्थ इंसाइट इनटू इट। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट मस्ट आल्सो एड्रेस द राइजिंग डिमांड ऑफ दिस सोशल सेक्टर investment, like in education. Being a development economist by training myself, I am always for to invest more in these areas। क्योंकि राइजिंग डिमांड तो होगी, जब पॉपुलेशन की ग्रोथ भी होती रहेगी तो सोशल सेक्टर की इन्वेस्टमेंट जो है ये इट हैज बिकम वेरी इम्पेरेटिव। चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, और क्लाइमेट रेजिलियंस, इट मस्ट नॉट बी साइडलाइंड इन द नेम ऑफ फिजिकल प्रूडेंस। जब तक अगर हम इन सोशल सेक्टर, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, ये सारे एसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं, इनके ऊपर अगर हुकूमत की तवज्जो नहीं होगी तो मेरे ख्याल है सस्टेनेबल फ्यूचर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल फ्यूचर की बात करना जो है वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, वेल टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम, रिफॉर्म ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज एंड digitization of social welfare mechanism. I think if the government give importance to it, then it possibly, I mean, I'm not sure about it, but it can deliver efficiency and equity in the system simultaneously.
और इसके अलावा एक ये चीज भी है कि द फेडरल बजट इट मस्ट स्ट्राइक अ केयरफुल बैलेंस बिटवीन ऑस्टेरिटी एंड इक्विटी, ग्रोथ एंड इंक्लूजन, कंसोलिडेशन एंड स्टिमुलस। ये जितने भी टर्म्स मैंने यूज किए हैं, ये इस वक्त दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम एंड इट इज इम्पेरेटिव आई थिंक। अगर बैलेंस क्रिएट नहीं होगा, बड़ा केयरफुल बैलेंस, तो आई थिंक अगेन आई वुड से दैट सस्टेनेबल ग्रोथ rate, achievement of the sustainable growth rate would remain illusion for us. So the forthcoming budget, it holds the potential to become in my opinion, a turning point in Pakistan's economic story. And the challenge is not just to meet numerical targets, but to chart a trajectory of inclusive, also the resilient growth. तो ये मेरे कुछ सबमिशंस थी, लेकिन तीन जो अहम एरियाज हैं टू इंश्योर सस्टेनेबल ग्रोथ, आई थिंक इट इज इम्पेरेटिव अगेन टू परस्यू द export led growth. And there are three vectors, as all of us know. There is an agriculture sector, there is a manufacturing sector, and the IT sector. So, and along with this, the public financial management, it has an important role to play, and it involves the expenditure control and revenue enhancement. The government knows it very well that unless and until the public financial management objectives are not and the aims are not achieved, then I think things will not work out for them. So thereby the theme of the budget needs to be designed in a way that leads towards growth and stability, both. एग्रीकल्चर सेक्टर का आपको पता है, ट्रांसफॉर्मिंग दिस सेक्टर, it needs a great transformation from sustainable future in the fiscal year 2026. Budget must prioritize a modern green Pakistan initiative, and I'm all for it because a total of 9.1 million hectares of land, as I read somewhere, that it should be that we have got this much of land. It should be utilized with a focus on productivity enhancement, sustainable practices, as well as the rural development. It's a kind of a comprehensive development of the agriculture. It is going to give you and the focus on the productivity enhancement. It will be kind of a very desirable objective of the government. It should be. So the key policy areas, it should include, in my opinion, again, a targeted agri subsidies for seeds, fertilizer and machinery, and promotion of the climate smart and precision agriculture and mechanization of farming practices, because the agriculture sector has, जैसे डॉक्टर गौस ने भी अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो उसने काफी सफर किया है पिछले सालों में. तो नाउ the government focus on the agriculture sector is absolutely imperative now. तो जनाब इसके अलावा मैं और अगर इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो अच्छा एक चीज और है, क्योंकि मैं एज ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट ही काम करती हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन क्लाइमेट एंड environmental issues. So the climate resilience in agriculture development is also very imperative, and we need to promote the cultivation of crops that withstand extreme weathers, pest and water stress, since our country is now we are really heading towards the water stress position. So we need to give a very serious, it's a very serious concern now for all of us. So to construct a small scale reservoirs and the solar powered tube wells to adapt to climate change and safeguard agriculture output, I think it should be given a very serious thought. इंडस्ट्रियल ग्रोथ आउटपुट जो है वो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि until and unless we do not give emphasis in this budget to export-led growth for the industrial sector of the economy, I don't think so the sustainable development would be achieved. So for such, the key policies should be the interest rate rationalization for industries, and I think it is also the demand of the industrialist for a very long time.
कि इंटरेस्ट रेट की रेशनलाइजेशन ज़रूरी है, बैलेंस टैरिफ पॉलिसी फॉर रॉ मटेरियल्स, ये भी बहुत ज़रूरी है। और फिर डेवलपमेंट ऑफ द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्लस्टर्स, ये काफ़ी अरसे से, काफ़ी सालों से ये बात हो रही थी, अब वक्त आ गया है कि इस पे भी काम होने चाहिए। एंड ऑल्सो प्रमोटिंग द इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड introducing result-based industrial subsidies for long-term sustainability. I think so. It's all about how to move towards the growth economy, as well as not only promote it but also try to sustain it in the, not only in the midterm but also in the long term. So this is what my few submissions are. Uh, अगर कोई सवाल कुछ पूछना चाहे तो आई थिंक आई एम रेडी फॉर इट। आई होप मैंने कुछ ज्यादा टाइम नहीं ले लिया, डॉक्टर साहब, डॉक्टर No. मैम बहुत गुलाम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत वैल्यूएबल सजेशंस है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है मैम से अभी कर लें। I think we'll go with the question answer series at the end. What do you suggest? सॉरी अरीबा, आपने आप कुछ कहा? I हेलो। was just saying that maybe we can have the question answer series at the end. ओके, राइट। अभी डॉक्टर शाहिद साहब ने ज्वाइन किया था, उनका फिर लगता है कुछ नेट का इशू है। मैं एक दो चीजें मैम तब तक आपको बताना चाह रहा था सब लोगों को। एक तो जो चीजें हम अभी बात कर रहे थे सारथी के, मार्कअप बहुत ज्यादा है, बहुत सारा पैसा हमारा वहां निकल जाता है और हम सारा हम्म। कुछ कर रहे हैं। हमारा ऑस्टेरिटी मेजर्स की वजह से कुछ हमें बाहर से इंपोर्ट्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस आई हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। और ऑयल हम्म। प्राइसेस रिड्यूस होने से इंटरनेशनली हमें फायदा हो रहा है। क्योंकि मैंने बहुत सारी स्टडीज जब मैं पीएचडी में था पाइड में तो पढ़ी थी, खासतौर पे कुजैलिटी पे, जो ये कहती थी कि ऑयल प्राइसेस का और इन्फ्लेशन का और हम्म। एक्सचेंज रेट, इनका हम्म। आपस में बहुत ताल्लुक है, ये कॉजल रिलेशन है। जी जी। मतलब ये थ्योरेटिकली प्रूवन रिलेशन है, ओवर द टाइम ये डिस्टर्ब नहीं होते। और अभी अगर हम हेल्थ सेक्टर में मैम जाएं, आप देखें हम्म। हेल्थ सेक्टर के अगर ग्राफ्स देखें पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे में, तो हम्म। करंट एक्सपेंडिचर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, टोटल हम्म। एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो रहे हैं। इसका बिल्कुल। मतलब है डेवलपमेंट नहीं हो रही। जब डेवलपमेंट नहीं होगी तो आप क्या कर रहे हैं? पेंशन बढ़ाई जा रहे हैं, तनख्वाहें बढ़ाई जा रहे हैं, जो करंट ऑपरेशनल खर्चे हैं वो बढ़ाई जा रहे हैं। उसके अलावा आप उसमें डेवलपमेंट नहीं लेके आ रहे, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन जिस तेजी से बढ़ रही है, कम से कम तमाम सेक्टर्स को उस लिहाज से ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ ग्रो करना चाहिए। उनकी डेवलपमेंट होगी तो एडजस्टमेंट्स होंगी हम्म। फ्यूचर में। नहीं, दूसरी आई बात, टोटली एग्री विद यू, बिल्कुल सही बात है। जी। और उसके बाद अगर हम एजुकेशन में देखें तो हम्म। अराउंड 22.8 मिलियन हम्म। चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। 22.8 विच इज अ 40% ऑफ टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन। बिल्कुल। इसका मतलब है हम आने वाली नस्ल जो 10 साल बाद आएगी, या तो वो मदरसा से पढ़ी होगी हम्म। या फिर वो नहीं पढ़ी होगी। हम्म। मतलब हमने 40% पॉपुलेशन तो वैसे निकाल दी हम्म। इसकी। अब किसी भी कंट्री में, मैंने जो मुझे अभी तक मैंने रिसर्च की, मुझे पता चलता है हम लोअर लेवल एजुकेशन पे ज्यादा खर्च करते हैं, हम स्कूल लेवल पे प्राइमरी लेवल पे ज्यादा खर्च करते हैं एज कम्पेयर टू हायर एजुकेशन, ताकि हम्म। हमारे पास इनटेक हो। हम्म। लेकिन आपकी इनरोलमेंट जो है वो कम हो रही है ज्यादा होने की बजाय। इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, या जो आप पॉलिसीज एजुकेशन में लेके चल रहे हैं उनका प्रॉब्लम है। बहरहाल हम्म। प्रॉब्लम जो भी है, 40% ऑफ द टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन इज आउट ऑफ स्कूल। इसका मतलब सिर्फ सिर्फ ये है कि आप एक इलिटरेट किस्म की जनरेशन को पाल रहे हैं, जो कि 15-20 साल बाद आपके पास होगी, और आप उससे कुछ भी नहीं। वही बात जो मैं सर्विसेज सेक्टर की बार बार कर रहा हूँ, अगर आपकी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही, आपकी एग्रीकल्चर ग्रो नहीं कर रही, और सर्विसेज सेक्टर बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है, वजह हम्म। यह है कि अनस्किल्ड लोग जो इसमें थे पहले वो मूव कर गए हैं टुवर्ड्स सर्विसेज सेक्टर। हम्म। और ये एक बड़ी ये भी फ्यूचर में हमारे लिए प्रॉब्लम है।
स्किल्ड लेबर होंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, अगर स्किल्ड लेबर आपके पास नहीं होंगे तो इसमें पोटेंशियल भी नहीं बढ़ना। इसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, फिर मल्टीप्लाई जो इफेक्ट है वो नहीं आएंगे इसके। हम्म, पर ये कुछ इसके अलावा भी इतने ज्यादा फैक्टर्स हैं मैम कि आप डिस्कशन करना शुरू हुए तो आपको लगता है सब कुछ होना चाहिए, लेकिन जब आप बजट को देखते हैं, मैं जो अभी न्यू टीवी ने करंट बजट के स्टैट्स दिए हैं, अगर आप हम्म, मुझे इजाजत दें तो मैं एक सेकंड में सिर्फ आपको वो बताना चाहता हूँ। जी जी। उसने कहा जी कि जो करंट बजट आ रहा है वो बजट आएगा 19.11 ट्रिलियन रुपीस का, हम्म, जिसमें 15.2 ट्रिलियन आएंगे हमारे पास एफबीआर से, जी और उसके अलावा नॉन टैक्स इनकम आएगी 3.8 ट्रिलियन की, और जी। एनएफसी वार्ड में चला जाएगा 9 ट्रिलियन। इसमें थोड़ी कमी की है, पिछली दफा इनका जो था वो कुछ इसमें था, लेकिन अभी मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आया, बहुत माइनर सा जो लग रहा है। 8.7 ट्रिलियन ये दे रहे हैं एनएफसी वार्ड में। लेकिन हम्म, अगर ये कुछ अपनी मतलब पॉलिसीज चेंज होती थी बिफोर द बजट और आफ्टर द बजट, क्योंकि अभी तो इसकी दोबारा फाइनल वर्जन तैयार होने हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी कैबिनेट मीटिंग्स वगैरह वगैरह सब में, तो वो उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स हो जाए तो कह नहीं सकते। और आपके पास सारे खर्चे निकाल के डेट सर्विसिंग में आप 8 ट्रिलियन देंगे, प्रोविंशियल सरप्लस 1.3 ट्रिलियन है, मतलब जस्ट उसमें 100 बिलियन का इजाफा हुआ है। और हम्म, आपके पास सारे खर्चे निकाल के गवर्नमेंट के पास जो टोटल बचेगा हम्म, पीएसडीपी के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए, पेंशन के लिए, तनख्वाहों हम्म, के लिए, सब के लिए, वो है 3.5 ट्रिलियन। वेरी अब थ्री, पैथेटिक। हाँ जी, 3.5 ट्रिलियन से आप कौन सी इकोनॉमी को बूस्ट देंगे, कहां पर बूस्ट देंगे? अब होगा क्या, वही 7 to 8 ट्रिलियन का डेफिसिट आएगा जी। जिससे इसको पूरा किया जाएगा, और वही हाँ। वाली चीजें सारी दोबारा हो जाएंगी। अब सजेशंस तो मैंने भी बहुत सारी लिखी थी, लेकिन अल्टीमेट बात ये है कि इस बजट को देखते हुए लगता है ये तो गलत बारे वाली बात है इसमें। मतलब जब तक आप मार्कअप पेमेंट्स और अपने इंटरनल कम से कम डेट को कंट्रोल नहीं कर रहे, जिसके एवज आप बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं बैंकों को, कमर्शियल बैंक्स को। पाशा साहब से अब यहाँ पर जो लोग हैं मैं उनके लिए कुछ एक बात और बता दूं, जो हमें एक्सटर्नल गवर्नमेंट्स देती हैं लोन, जो हम एक्सटर्नल डेट लेते हैं गवर्नमेंट से, उसका हम्म, जो रेट होता है ना इंटरेस्ट रेट का, वो होता है 1.5 1, और मैक्सिमम चले जाए तो 2 तक चला जाता है। जी जी। लेकिन जो हम कमर्शियल बैंक से लेते हैं ना बाहर लोन, जैसे अभी हाँ। पाकिस्तान चाइनीज कमर्शियल बैंक से लोन ले रहा है, तो वो हम्म। उसका रेट होता है 6 to 7% प्लस ओ। आपका रिस्क प्रीमियम। आप रिस्क प्रीमियम का, अगर आप 100 पे खड़े हैं ना तो इसका मतलब है बहुत कम रिस्क है। और हमारी जो इस वक्त करंट रैंकिंग है मैम, उसमें वो है 14, हाँ सिर्फ बिल्कुल। 14। तो हम्म, हमें 2% रिस्क प्रीमियम पड़ता है, तो मतलब हम्म, वो कर्जा हो गया 8 9% का। अब हम्म। 8 9% पे आप कर्जा लेंगे बाहर वाले मुल्कों से, तो आप कैसे सरवाइव करेंगे? ये बहुत एक मिजरेबल सिचुएशन बनती जा रही है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। Thank you, जी Dr. डॉक्टर Gauss, इरफान, मेरा ख्याल। and thank you, Professor Dr. Samina Hari, for your analysis, particularly your analysis regarding the developing expenditures, regarding the fiscal rebalances, as Dr. Gauss has also discussed. Importantly, I'm glad, ma'am, that you have established your remarks on the agriculture sector in Pakistan, which I हम्म, believe is also highly affected by the quality of human resources, HRD. As हम्म, I talked with Dr. Muhammad Aslam Chaudhary in our book, जी जी। the issues related to agriculture and its inputs and its spread, particularly you talked about the green agriculture and, the high yield variety seeds, fertilizers and water, which is all, linked up with the हम्म, management of agriculture हम्म, sector and the policy related issues. Thank you so much, ma'am, for giving us a very good insight of what should be in the budget.
Let's see what really comes in the budget, but at least we have started to talk about it, what should be in the budget. We are now moving on to our final speaker, Dr. Shahid H. Javed, and he is from the State Bank of Pakistan. He adds to the panel in a variety of ways, particularly on the monetary side, because he brings his expertise from the monetary side from the banking sector. So, sir, if I'm audible and you are here with us, please confirm. डॉक्टर शाहिद का नेट का दोबारा इशू आ गया है और वो बार बार ज्वाइन कर रहे हैं और उनकी ड्रॉप हो जाती है, वो लिंक से वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो Okay. हम, मेरा ख्याल है, क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन कर देते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है या ये सजेशन है तो वो हमारे मैं साथ थोड़ा सा ये आपको बताना चाह रही थी। ये जी मैम। जो वाईफाई का लिंक है इंटरनेट का, ये यहाँ पे भी कराची में भी काफी अनस्टेबल है। ये थोड़ी देर पहले भी मेरे ख्याल है कि जब से मैं बात कर रही हूँ, एक दो दफा कुछ इंडिकेशन हुई। बस मैं तो दुआ कर रही थी कि जब तक ये आपका सेशन चलता रहे ये मेरी लाइन ना ड्रॉप हो जाए। बट आई थिंक इट कैन गो अवे एनी टाइम। बट पता नहीं, कुछ ना कुछ मसला है आज। अल्लाह खैर करे बस। जी डॉक्टर Dr. इबा, Gus, आप you were talking about the population growth path. And we have an audience with us, and I would like to share something. I will be very bold in sharing that. So, Afzal जी Sahab, who was the chief demography, he basically wrote a paper on census 1972, and it was published in PDR. Dr. Gauss, it was published in PDR in 1973, and he came up with जी very interesting findings. His findings were that Pakistan population was actually, shown with a much larger existence than it is actually. And he believed that there was lots of cases of double counting. So, even when we talk about population, this is very interesting to note that actually what was going on. And I hope that this is not the only case where we are facing the issue of double counting and the issues with figures. Okay, so we are opening the forum for discussion. If you have any questions, please go ahead. गुलाम गौस साहब, मैं कुछ जिसारत कर सकता हूं कहने की। जी 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 डॉक्टर आसिफ शमीम साहब प्लीज। अच्छा, मुझे एक आपके पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए थे कि जो करंट इकोनॉमिक फिगर हमारे सामने है, स्पेशली रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड जीडीपी ग्रोथ। तो इत्तेफाक यह है कि पॉपुलेशन ग्रोथ भी जो है हमारी 2.5% है, जीडीपी ग्रोथ भी जो है वो तकरीबन 2.5% टारगेटेड जो थी 3.6% समथिंग अराउंड दैट। तो इसकी जरा इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस बता दीजिए, आने वाले दिनों में इसको आप किस तरह देख रहे हैं। दूसरी बात, बजट के हवाले से कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो किसी हद तक नेग्लिजिबल रहे हैं माजी में, जैसे कि रियल इस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसमें कैपिटल गेन टैक्स के हवाले से और बेनामी प्रॉपर्टी होल्डिंग के हवाले से हुकूमत बजट के हवाले से इस पे फोकस्ड काफी हद तक कम रहा है। दूसरा सेक्टर जो था हमारा रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर्स, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया है मैंने, तो मुमकिन है कि चीजें ओवरलुक हो गई हो या मिस कर दिया है मैंने। रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर्स के हवाले से जो 18 to 20% ऑफ द जीडीपी है, लेकिन जो टैक्स रेवेन्यू है दैट इज लेस देन 2%। तो इसमें जो स्पेशली हम जब बात करते हैं रजिस्टर्ड ट्रेडर्स की, पर्टिकुलरली इस चीज पे फोकस नहीं किया जाता है। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जो हमारे पास इंट्रोड्यूस तो करवाया है गवर्नमेंट ने, लेकिन इस पर अमल दरामद सही तरह से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो सेल की इंफॉर्मेशन होती है, जिसके जरिए एफबीआर तक अगर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन चली जाए तो इससे हमारा टैक्स रेवेन्यू जो है काफी हद तक बढ़ सकते हैं। तीसरा, जो अभी मैडम भी बात कर रही थी और मैडम समीना खलील ने भी गालिबन एग्रीकल्चर पे कुछ बातें की हैं, उस पे एग्रीकल्चर के हवाले से बारहा हमने कहा है कि लार्ज लैंड ओनर्स जो हैं उनको टारगेट किया जाए, लेकिन ये आई डोंट नो 20% ऑफ द जीडीपी होने के बावजूद जो सूरत हाल है इसकी जो डायरेक्ट टैक्स कंट्रीब्यूशन, उस हवाले से भी इस बजट में मतलब कुछ चीजें होनी चाहिए
खास तौर पे मैं एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की बात करता हूँ प्रोविंस लेवल पे, क्योंकि जिसमें बाय लॉ ये बात कानून में भी है कि प्रोविंसेस जो हैं दे आर अलाउड टू कलेक्ट द एग्रीकल्चर टैक्स, लेकिन मसला ये कि प्रोविंसेस आर फेल टू कलेक्ट द टैक्सेस। सो अगर एफबीआर को इन्वॉल्व किया जाए इस टैक्स कलेक्शन में, तो इससे खातिर ख्वाह इजाफा हो सकता है हमारी टैक्स कलेक्शन के हवाले से। और दो छोटी छोटी सी बातें हैं। एक, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में जो सुपर टैक्स का जो नफाज है, ये रैशनलाइज नहीं है। इसको किस तरह से रैशनलाइज किया जाए सुपर टैक्स को, स्पेशली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में। और दूसरी चीजें एनर्जी एंड पेट्रोलियम सेक्टर्स के हवाले से भी है, जिसमें हम बात करते हैं विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स के हवाले से। जो अगर जब प्राइस पीक पे जाती है, जो उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन बहुत पीक पे जाती है, उसके ऊपर अगर आप विंडफॉल टैक्स लगाएं, और खास करके इसमें और दूसरी तरफ अगर आप एनर्जी एंड पेट्रोलियम सेक्टर में इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम कर दें ऑन फ्यूल, और कॉर्पोरेट टैक्स ऑन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे अगर आप इंक्रीज करते हैं, तो उससे भी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो सकता है, और ख़ास तौर पे लोगों की मेयार ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। ये कुछ सजेशंस थी मेरे पास, और कुछ आपकी व्यू पॉइंट भी चाहिए। माशाल्लाह हमारी टीचर भी हैं, हमने बड़ा कुछ सीखा है प्रोफेसर डॉक्टर मैडम समीना खलील साहिबा से। दिस इज़ इंडीड एन ऑनर फॉर मी कि वो इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, और कुछ इसमें अगर कुछ आप लोग रोशनी डालें तो बड़ी मेहरबानी हम होगी। मैडम से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैडम आपके जो क्वेश्चन हैं उनका कुछ अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कुछ बेहतर आंसर कर सकें, क्योंकि मैं जो भी बात करूंगा वो हो सकता है वो ज्यादा बुकिश नॉलेज हो, लेकिन मैडम के पास रियल लाइफ है सारा एक्सपीरियंस। तो मैम प्लीज अगर आप इसका। बहुत शुक्रिया आसिफ। बड़ी खुशी हुई आपकी आवाज़ सुन के, और माय प्लेजर। आपने पार्टिसिपेट किया। बड़े अरसे के बाद आपसे बातचीत हो रही है। आई थिंक आपने जितनी बातें की वो सब बिल्कुल रेलेवेंट हैं। यही तो बात हो रही थी कि भाई हमारी, देखिए मैंने तो जो बात की ना, आपने ये जो इस पे टैक्सेशन के ऊपर बात की कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के जो कि वो हमारे टैक्स नेट से बाहर हैं। अच्छा, उसमें आपने रिटेलर्स का जिक्र किया, आपने रियल एस्टेट का जिक्र किया, फिर आपने एग्रीकल्चर। ये जो बातें हैं ये हम कई सालों से सुन रहे हैं ना। यानी अगर हुकूमत की विल है तो ये इस साल हो जाना चाहिए। और हुकूमत ने, मुझे लगता है कि कमिट किया है। दो तीन प्लेटफॉर्म से ये कमिटमेंट आई है कि रिटेलर्स पे, ये रियल एस्टेट पे और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे इस वक्त सीरियसली फिर ये कोशिश होगी कि इनको टैक्स ब्रैकेट में लाया जाए। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की जहां तक मामला, आपने कहा ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, डेफिनेटली है। बट एफबीआर को अगर उसमें को ये अगर काम दे दिया जाए कि वो इसको कलेक्ट करें, तो अभी मैं 2 दिन पहले डॉक्टर नदीमुल हक का एक सेशन देख रही थी, उसकी यूट्यूब के ऊपर। वो 3-4 हमारे जो मुल्क के बड़े अच्छे, वेरी, जिसे कहते हैं ना, जो प्रैक्टिकली जिन्होंने काम किया है इकोनॉमी के ऊपर, उसमें शब्बर जैदी साहब हैं, फिर सलमान शाह साहब हैं। तो इस किस्म के जो जायंट्स हैं, उनका तो मशवरा ये था कि भाई एफबीआर जो है उसको तो खत्म कर देना चाहिए। अगर ये खत्म हो जाएगा तो टैक्स कलेक्शन जो है वो तो बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो आसिफ, आप जो कह रहे हैं कि ये इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी उनके हवाले कर दें, तो दैट्स अ वेरी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन नाउ कि क्या किया जाए। वैसे तो उनका ख्याल ये है मैम कि मैं आपसे इसमें जो टैक्स एक बात कलेक्ट ही कहना करते चाह हैं। रहा था गुलाम गौस साहब। मैडम एक्चुअली ये 24,000 या 25,000 जो एम्प्लॉयज हैं, शब्बर जैदी साहब यही कहते हैं कि ये काम नहीं करते हैं। इसकी वजह हाँ, है कि हाँ, वो कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, कस्टम ड्यूटी की बात करें या विदहोल्डिंग टैक्स की बात करें, इन तीनों का जो तीनों जो कलेक्शन होती है विदाउट एफबीआर होती है, जो 90% टैक्स कलेक्शन से ज्यादा है। तो वो इसकी लॉजिक यही देते हैं कि इनको नहीं होना चाहिए। तो अगर ये 24,000 लोग हैं तो इनको इस्तेमाल करें हम, और इस तरह से एग्रीकल्चर टैक्स कलेक्शन में इनको हम लगा दें, ताकि कुछ तो प्रोडक्टिविटी सामने आए। दिस इज व्हाट एक्चुअली आई मीन टू से। नहीं नहीं, सही है, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। देखिए ना, बात यह है कि आपकी विल होनी चाहिए ना चीजों को रिफॉर्म करने की, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को। अगर आप बिल्कुल सीरियसली गवर्नमेंट लेवल पे ये काम हो, तो फिर तो आपके अपने सारे टारगेट्स आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन मामला यही है कि आप कोई भी पॉलिसीज जो भी हैं,
जैसे मैंने आपको अभी मैंने अपनी जो भी थोड़ी बहुत मैंने बातें की है उसमें मैंने यही कहा कि सिर्फ बातें बनाने से तो काम बिल्कुल भी नहीं होगा ना। आप गवर्नमेंट की विल होनी चाहिए, और आप ग्रोथ की अगर बात करें तो ग्रोथ एक इतनी इम्पोर्टेंट एरिया है। आप पीएचडीपी की बातें करते हैं, लेकिन ये सब जो है वो जब तक आप पॉलिसीज को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इन्फोर्समेंट का मसला है, ट्रांसपेरेंसी का मसला है, यहाँ पे तो सारे बहुत सारे मसाइल हैं। और रामगौर साहब भी जो ये भी कह रहे थे कि इतने सारे इश्यूज जो हैं वो हम ये समझते हैं कि एक बजट के अंदर सब कुछ हल हो जाएगा। ये तो नहीं होगा, जाहिर है। लेकिन भाई आपको एक कम से कम एक डायरेक्शन तो आपको सही करनी पड़ेगी ना। जब आप ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनल जो क्लाइमेट है वो चेंज हो गया है, हमारा डोमेस्टिक क्लाइमेट भी चेंज हो गया है, हमारे पॉलिटिकल इश्यूज भी और जोग्राफिकल इश्यूज भी और सिक्योरिटी के इश्यूज भी सब जो है बिल्कुल सामने आ गए हैं हमारे। तो हमारी पॉलिसीज में अगर जब तक ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा तो मुझे नहीं लगता कि इकोनॉमी जो है उसकी डायरेक्शन सही हो पाएगी। एक मैं चीज जो बात जरा भी अच्छी ये बात भी थोड़ी सी मैडम है। इसके अलावा जो सबसे अहम इशू पाकिस्तान इकोनॉमी में आप डे वन से देखें ना, वो मसला है कंसिस्टेंसी का। पॉलिसी 5 इयर्स पूरे नहीं करती। कोई भी 5 ईयर प्लान आता है, गवर्नमेंट आती है, 2 साल बाद घर चली जाती है। अब किसी गवर्नमेंट ने, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो 5 इयर्स पूरे करेगी, वो अपना प्लान पूरा करेगी, फिर वो अवाम को कुछ बताएगी, देखिए हमने 5 इयर्स पूरे किए, हमने ये कुछ कर लिया। अगर हमारे पास एक दो कोई कह भी दे, एक दो अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने 5 ईयर पूरे भी किए तो उनके प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए, जी अगेन जी प्रॉब्लम वहीं पे आके हमारे पास रुक जाता है। और अभी भी जो सिचुएशन है वो भी आपके सामने है। प्रॉब्लम ये है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मैक्रो लेवल स्टेबिलिटी आती ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, हम्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, कंटिन्यूटी होगी, जैसे मैम आप फरमा रही हैं, कंटिन्यूटी होगी तो चीजें चलेंगी। और दूसरी हम्म बात है यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा इशू ये है कि हर गवर्नमेंट बजाय पिछले प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा पुश करने के नए प्रोजेक्ट्स लेके आ जाते हैं। वो जब नए प्रोजेक्ट्स आते हैं तो वो पिछले वाले वैसे ही वो बीच में रह हम्म जाते हैं। तो ये एक मसला, जेनेरिक हम्म। मसला है हमारे साथ। हाँ, लेकिन इस बजट में एक खुशखबरी तो आने वाली है, जो कि मेरे ख्याल है कि वो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर क्लाइमेट चेंज, उन्होंने इसका अनाउंसमेंट कर दी है। आई होप कि ये रियलाइज हो जाए कि दिस दिस बजट इज गोइंग टू बी पाकिस्तान फर्स्ट क्लाइमेट बजट with 30% of public development projects. They are going to be under the climate public इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट असेसमेंट। तो ये उन्होंने जो है खुशखबरी सुना दी है कि अब ये हमारे क्लाइमेट पास का जो इम्पैक्ट है जी इसको सीरियसली लिया जाएगा। तो मैम, ये तो हमारे अच्छी पास बात। एक क्वेश्चन है। मेरे उस्ताद मोहतरम है जिन्होंने मुझे बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ाई, प्रोफेसर अरशद साहब, अच्छा। सर प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बस। जी, बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही है और एकेडमिया के लोग हैं डेफिनेटली। हम जो भी बात कर रहे हैं वो बहुत सारी बात, इवन 100% रेलिवेंट बातें हैं। लेकिन एक दो बातें जो मैं क्योंकि एग्रीकल्चर टैक्स के हवाले से बात हुई है तो मैं खुद भी चाहता हूँ ये होना चाहिए। बट नो, रिसेंटली जो आईएमएफ ने भी कंडीशनैलिटी जो है अभी इम्पोज की है जस्ट इसी बजट के हवाले से कि जो टैक्स होना चाहिए वो इनपुट्स के ऊपर ही, मतलब उन्होंने फोकस किया है। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर के ऊपर, सीड के ऊपर या अदर इनपुट्स के ऊपर। तो इज इट रैशनल कि इसका इम्पैक्ट जो होता है वो आम फार्मर या छोटे फार्मर्स के ऊपर ज्यादा पड़ता है? बिल्कुल। आप एग्रीकल्चर को टैक्स नेट में जरूर लेके आए हैं, लेकिन इसको आप इस तरीके से ब्रॉडर वे में लेकर आए कि जिसमें जो बिग गन्स हैं या लैंडलॉर्ड्स हैं वो टैक्स नेट में लाए जाए। सेकेंडली, सैलरी पर्सन के हवाले से आपने बात की कि जो है वो अच्छी खबरें हैं, क्योंकि मैं बिग सैलरी पर्सन हूँ तो मैंने पहले भी पॉइंट ग्रामो से शेयर किया था। Still no, IMF is not agree to giving any relief to the salaried person regarding जो इनकम टैक्स रेट्स है उसमें। और नंबर 3 जो एक बड़ी जो है वो
अनफॉर्चुनेट एक न्यूज है आप सब लोगों के लिए भी, जो है जो मैं आपसे शेयर करूंगा, कि गवर्नमेंट जो है वो जितने भी एकेडमीज के लोग, यूनिवर्सिटीज प्रोफेसर या कॉलेज या अदर जितने भी रिसर्च से रिलेटेड लोग थे, उनको इनकम टैक्स के ऊपर 25% रिबेट दे रही थी, जो कि रिसेंटली अब उन्होंने वापस ले लिया। हालांकि इसको डिस्कस किया गया, गवर्नमेंट ने कमिट किया और कोई नोटिफिकेशन भी शेयर किया गया सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन स्टिल जो हमें अब सैलरीज जो आ रही हैं लोगों की, तो ये बहुत ज्यादा जो है वो मायूस सूरत हाल जो है वो सामने आ रही है। तो देखा जाए तो ये बजट, हम मैं तो ये कहूंगा कि ये आईएमएफ का बजट है, कि वो जितनी भी जो की पॉइंट है यहाँ कहीं रिलीफ चाहिए लोगों को या आवाम को मिल सकता हो, उसके ऊपर फोकस कम है। बाकी ठीक है, जैसे अभी रामगोस भी डिस्कस कर रहे थे कि 40% चिल्ड्रन जो है वो आउट ऑफ स्कूल है, तो क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं होता कि जो हम लैपटॉप दे रहे हैं कि वही अगर हम ये पैसा जो है वो बच्चों को स्कूल भेजने के ऊपर लगाते, जैसे कि प्रीवियसली एक एग्जांपल है कि 16 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड दिए गए बच्चियों को, खास तौर पर उससे उन 16 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एनरोलमेंट बढ़ी, तो जिसको वर्ल्ड बैंक ने भी सराहा उस वक्त की जो भी गवर्नमेंट प्रीवियसली। तो इट्स मीन कि यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से। बाकी मैडम ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में ये बातें कही हैं कि जो हम बातें कर रहे हैं, इट डिपेंड ऑन द विल ऑफ द गवर्नमेंट, दे नो वेरी एवरीथिंग, और वो बहुत मच बेटर वे में जानते हैं। तो बहरहाल ये मेरे कुछ चीजें थी जो मैंने आपसे जो है वो शेयर कर दी थी, बाकी आप इसको थैंक यू। थैंक यू जी सर। डॉक्टर साहब। बिल्कुल आपकी बातें बिल्कुल सही हैं। वही बात है कि हमने एक पढ़ा है ना कि गेटिंग प्राइसेस राइट। तो मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत के लिए तो ये है कि गेटिंग प्रायोरिटीज राइट। अगर ये चीज हो जाएगी तो बहुत सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सबका। मेरा ख्याल है हम